किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, उस कहानी का शीर्षक है संदेह का लाभ। लेखक हैं अजय जुगरान। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। संदेह का लाभ। न्याय अंधा नहीं होता, बस न्याय के प्रशासन और उसकी अदायगी में लगे कुछ लोग मिली भगत कर उसकी आंखों में पट्टी बांध कुछ समय के लिए कानून को जानून बना देते हैं। देर सवेर न्याय वो पट्टी खोल संदेह के लाभार्थी लेकिन वस्तुतः दोषी लोगों को भी दंड देता है। पर यह विचारणीय है कि क्या उससे उनके हाथों वर्षों कष्ट भोग चुके निर्दोष लोगों को न्याय मिलता है? क्या वो न्याय सचमुच काव्यात्मक है, जिसमें पाप को बड़ी देर से दंडित किया जाए और पुण्य को बड़ी देर बाद किसी गौण या विचित्र ढंग से पुरस्कृत किया जाए? हो सकता है कि समय अंततः दोषी से सब कुछ छीन ले, लेकिन वो भी इतना बलवान नहीं कि निर्दोष के बीते दिन लौटा सके। उस दिन रानीखेत जिला न्यायालय जल्दी बंद होना था, क्योंकि नैनीताल उच्च न्यायालय का जज बनाए जाने की पिछले 2-3 साल से चल रही सालाना अटकलों के विपरीत जस्टिस सुकुमार प्रकाश जयचंद की अकस्मात स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति पर स्थानीय बार एसोसिएशन द्वारा जलपान पार्टी आयोजित की गई थी। फिर भी जस्टिस जयचंद ने अपनी दैनिक कार्यसूची के अंतिम मामले में 3 दिन से चल रही झड़पदार बहस जैसे तैसे पूरी करवाई और ठीक 3 बजे अपना फैसला सुना। मुजरिम समीर उर्फ सम्मू वल्द सुल्तान सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस की खामियों भरी तहकीकात एक तरफ, जज साहब को सबूतों और गवाहों की सच्चाई पर इसलिए संदेह था कि एक तो मृतक रामदीन के मुकाबले सम्मू शारीरिक तौर पर बहुत छोटा और कमजोर था, और दूसरे जिस चश्मदीद ने उसे सूरज ढलते जमीन पर पड़े मृतक को पत्थर मारते देखा लगभग 50 मीटर से, उसने उस वक्त अपना चश्मा नहीं पहन रखा था। पर बचाव पक्ष के वकील के काबिल दोस्त यानी अभियोग पक्ष के वकील ये तो पूछना ही भूल गए कि चश्मदीद की दूर की नजर कमजोर थी या पास की। जज साहब ने भी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इस तथ्य को भी दरकिनार किया कि सम्मू 3 बार रामदीन की जमीन को अपना बता बेचने की कोशिश में सरकारी मेहमान नवाजी झेल चुका था। सम्मू के हक में फैसला देने में घटिया कानूनी प्रक्रिया, वकीलों और खुद अपनी ही जानबूझकर की गई छोटी बड़ी भूल चूकों ने जज साहब का बखूबी साथ निभाया। सालों की जद्दोजहद के बाद आखिर बाइज्जत बरी होने पर सम्मू भी बेहद खुश था। सोच रहा था कि ऐसी लचर व्यवस्था के रहते उस जैसे न जाने कितने मुजरिम इसी समाज में चैन की बंसुरी बजा बिन डरे घूमते होंगे। उसके जिस शरीर को मृतक के शरीर के मुकाबले कमजोर समझा गया, आज उसी छोटी सी कदकाठी और उसमें छिपे गुस्से की ताकत पर उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। आज कोर्ट से बाहर निकलते समय छोटे मोटे गुंडों ने उसके लिए रास्ता छोड़ उसे जो इज्जत दी, उससे भी सम्मू का आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उसने स्थानीय राजनीति में अपना हाथ आजमाने की ठान ली। वहीं ये सब देख समझ रहा रामदीन का बेटा पूरण जल्द से जल्द अपनी जमीन बेच गांव से शहर भागने की सोचने लगा। उसे गांव को छूती नई सड़क से फिलहाल तो यही एक फायदा दिखा। ये और बात है कि इसी सड़क के बनते गांव की जमीनों की कीमत सम्मू जैसे लोगों के सर चढ़ उनके जुर्म की जड़ बन गई। दूसरी ओर जस्टिस जयचंद अपनी नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति के अंतिम दिन तक अपना कर्तव्य निभाने पर अपने मित्रों और बार के सदस्यों से मिल रही भूरी भूरी प्रशंसा पर फूले नहीं समा रहे थे। फोटो पर फोटो खिंचवाए जा रहे थे।
कभी अपना काला चश्मा पहन, कभी महिला वकीलों के साथ उसे सर चढ़ा, कभी मालाओं से झुकी जा रही अपनी गर्दन को उठा, तो कभी कुछ मालाओं को अपने चाटुकारों को पकड़ा। चाटुकार भी ऐसे कि उन्हीं मालाओं को आगे ले जा, फिर अपने बीच चलते दोपाया ढलते सूरज को चढ़ा देते। कुछ वकीलों ने तो जज साहब के पसंदीदा छोटे छोटे कलकत्ती पान उनके लाल रिश्ते मुंह में ठूंस दिए। अरे नहीं साहब, ये तो लेना पड़ेगा सर। जिस पर उनके साथ चमकते तांबे का पीकदान लिए चल रहे चपरासी को अपनी उपयोगिता पर अपरंपार गर्व हुआ, खासकर जब जज साहब ने उसकी बाह पकड़ उसके अपने छाती से चिपकाए उपकरण में बारंबार मुख पिचकारी चलाई। इस तरह जैसे तैसे जलपान स्थल पर जस्टिस जयचंद का काफिला पहुंचा। वहां उन्हें फिर नई पुरानी गेंदे की मालाएं पहनाई या कहें नाक तक चढ़ाई गईं। फिर ऐसी कुछ पार्टियों में खाने पीने की कमी अनुभव कर चुके लोग वहां समोसों, जलेबी, चाय पकौड़ों, गुलाब जामुनों पर जस्टिस जयचंद को कुछ भी परोसे जाने से पहले ही भूखे गिद्धों से इस तरह टूट पड़े कि मेजों के कभी सफेद रहे कवर और जमीन पर बिछे घिसी दरी से बेरंग कालीन, चाय, चटनी और चाशनी के धब्बों से अजब गजब रंगीन हो गए। ऐसी बदतमीजी और बेइज्जती एक तरफ, तारीफी भाषणबाजी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने उन्हें बेतुकी तुकबंदी में जस्टिस जयचंद, राजा हरिश्चंद और न जाने क्या क्या घोषित कर दिया। जज साहब ने भी अपने जीवन के काल्पनिक संघर्ष से लेकर अपनी झूठ मूठ खराब तबीयत के चलते अपने स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति के बारे में रटे रटाए 2 शब्द 200 लंबे वाक्यों में कह डाले। कुछ वकीलों ने उनके लिए खूब तालियां पीटी और सीटियां बजाईं। कुछ अंतिम शोभा यात्राओं में नारे लगाने के आदि मूर्ख जस्टिस जयचंद जिंदाबाद के साथ साथ जस्टिस जयचंद अमर रहे के नारे लगाने लगे। इस सब के बावजूद एक कोने में चमचों ने जज साहब को घेर उनके लिए वाहवाही का माहौल बनाए रखा और आगे आने वाली कुछ शामों की विदाई पार्टियों का प्रोग्राम भी उनके संदेह के लाभ के लाभार्थी सम्मू के ठेकेदार भाई और उसके दोस्तों ने खुद ब खुद पक्का कर दिया। इधर आज देर शाम रीच ब्रांड बीड़ी और जर्दा बनाने वाली कंपनी द्वारा आयोजित पार्टी पर जस्टिस जयचंद की जगह लेने वाले जस्टिस गोपाल के देर से पहुंचने की कुछ संभावना थी, क्योंकि उनकी ट्रेन धुंध कोहरे के कारण 4-5 घंटे पीछे चल रही थी। अपने विदाई जलपान से लौट जस्टिस जयचंद घर की हरी लॉन की कुर्सी पर बैठ धूप सेकते सेकते खर्राटे मार अपनी शारीरिक गंध वातावरण में आवाज बेआवाज घोलने लगे। शरीर के हौले हौले तपते उन्हें फिर वही अपनी अधूरी कहानी पूरा लिखने का सपना आया। बाहरी काशी नगर के एक बड़े जमींदार के बेटे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले दोस्तों के साथ शिकार पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास अपनी रामनगर तलहटी की कोसी रिवर व्यू कोठी में पूरे लाव लश्कर और नचनिया के साथ गए। भरी दोपहर कुछ खाने पीने और भोंडे नाच गाने के बाद कोठी के चौकीदार गोपाल के सुझाए रात के खाने के लिए जंगली सुअर या हिरन मारने का फैसला हुआ और थोड़ी देर चिड़ियाओं और खरगोशों पर निशाना आजमाइश कर सूरज ढलने से ठीक पहले वो अपने साथियों के साथ पानी के नाले और कोठी के बीच पेड़ों और झाड़ियों के झुरमुट के पीछे छिपकर बैठ गया। जैसे ही सूरज किसी गांव के बच्चे की मेले से ली हुई लाल पीली गेंद सा बदरंग हो सरपट डूबा, हल्की चांदनी में नाले में पानी पीने आते जानवरों की आहट पर उन्हें चुंधिया कर शिथिल स्थिर करने को उनकी दिशा में तेज टॉर्च लाइट मारी गई और साथ ही शिकारियों ने गोलियां दंदनाई।
कुछ ऐसी असफल कोशिशों और कारतूसों की कमी के कारण शिकारी अलग अलग जा डटने को 2 टोलियों में बंट गए। ये तय हुआ कि जिस टोली के सामने के इलाके में शिकार दिखेगा, केवल उसके निशानची ही सीधे गोली चलाएंगे और कोई भी आड़े तिरछे गोली नहीं दागेगा। जयचंद ने चौकीदार गोपाल की मदद से तून के पेड़ के ऊपर चढ़ मचान वाली टोली की कमान संभाली। दूसरी टोली पहली टोली से दाईं ओर नीचे के ठिकाने पर पहुंच तैनात हो गई। टॉर्च पकड़ समय पर उसे चमकाने के लिए चौकीदार का बेटा शंकरलाल उनके संग रहा। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, एक पत्ता भी न हिला। फिर अचानक दूसरी टोली के सामने झुरमुट की तरफ इशारे में टॉर्च चमकते ही वहां घास में 3-4 लहरें ढलान पर तितर बितर दौड़ने लगीं। इस पर जयचंद ने उनमें से एक लहर की नाक पर निशाना साध धाएं धाएं गोलियां दाग दी। निशाना शिकार पर लगा और 2 चित्कारों के साथ एक काली खामोशी छा गई। सब दोस्त उस दिशा में दौड़े। नीचे ढलान पर देखा तो एक जंगली सुअर ढेर और ठीक उसके 2 हाथ ऊपर अपना सर पकड़े खून से लथपथ कराहता चौकीदार का बेटा शंकरलाल। कुछ दोस्त उसकी मदद को लपके। ये दृश्य देख कायर जयचंद अपने कृत्य से हुए अपराध का बोध होते ही अपनी बंदूक वहीं नाले में फेंक भाग निकला। कई साल बाद जयचंद वकालत का इम्तिहान पास कर मुंबई से रानीखेत लौटा। इस बीच जयचंद के पिता ने अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपने पुलिस, वकील, जज दोस्तों की बदौलत जयचंद को शंकरलाल पर गोली चलाने के जुर्म में नामजद तक ना होने दिया और बाकी मासूमों को पहले नामजद और फिर संदेह का लाभ दिला बाइज्जत बरी करवा लिया। कानूनी प्रक्रिया में ये संदेह पैदा किया गया कि शंकरलाल के सिर की चोट उसके पत्थरों पर गिर या गोली के पत्थरों से टकराकर टूट दिशा बदलने से भी लग सकती थी। चौकीदार को कुछ पैसे दे अपने बेटे के इलाज और शिक्षा के लिए इतनी दूर भेज दिया गया कि वे केस की सुनवाई पर हाजिर ना हो सके। ये बात और है कि उनकी इन चालों में उनका ड्राइवर उस शाम जयचंद की बंदूक चलाने की जिम्मेदारी अपने सर ले 2 साल जेल की सजा काट आया। लेकिन कर्मफल ने जयचंद की छाया कभी नहीं छोड़ी। एक एक कर परिवार के सभी लोग उसे छोड़ इधर उधर निकल गए। उसके पीने पिलाने और उनकी शिकारबाजी से परेशान पत्नी एक बार मायके गईं तो लौटी नहीं और ना ही उसने अपनी इकलौती बिटिया से जयचंद को फिर कभी मिलने दिया। वो उसके पिता के एक बड़े नेता दोस्त की बेटी थी, सो जयचंद को यह सब चुपचाप सहना पड़ा। इस दुख में हर दिन बहसबाजी का काम छोड़ वो खुद को कानून की किताबों में डुबा जस तस राज्य न्यायिक सेवा में निकल गया। साहब, उठिए साहब, आपको फेयरवेल पार्टी में जाना है। नहाइए और तैयार हो जाइए। उनके पैरों को श्री चरणों के समान लेकिन केवल दिखावे भरे आदर से छू ड्राइवर सुजीत ने अपने जयचंद साहब को जगाया। वे अकारण ही कुछ असभ्य अस्पष्ट अलंकार बुदबुदा गरियाते हुए उठे। देर शाम रीच ब्रांड वालों की पार्टी में जयचंद की जगह लेने वाले जस्टिस गोपाल उनकी ट्रेन के और अधिक देरी के चलते नहीं आ पाए। अगले ही दिन जयचंद उनसे औपचारिक भेंट के लिए भोजनावकाश में कोर्ट पहुंचे। उनके कमरे के बाहर बोर्ड में अंग्रेजी में उनका नाम लिखा था, जस्टिस श्री S.L. गोपाल। यस प्लीज। भीतर जयचंद के अभिवादन को जैसे ही वो हाथ जोड़कर उठे तो जयचंद ने देखा कि उनके माथे के कोने पर ठीक उसी जगह चोट का एक अधभरा निशान था जहां लगभग 30 साल पहले गोपाल चौकीदार के बेटे शंकरलाल को उनकी गोली से चोट लगी थी।
आज वो पीड़ित जाने अनजाने कानून के भगोड़े अपने दोषी के सामने एक जज बन के खड़ा था। अब जयचंद को अपने दशकों पहले किए अपराध के बोध ने कचोटा और वो असहज हो गए। लेकिन जस्टिस शंकरलाल गोपाल उनसे बड़ी शिष्टता से पेश आए। उन्होंने जयचंद को ये तक न पता चलने दिया कि उन्हें कुछ बीता याद आया, और न ही ये पता लगने दिया कि उन्हें ये पक्की खबर थी कि जयचंद से स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति का आवेदन निसंदेह उनके संदेह के लाभ के बार बार अमीर मुजरिमों के लिए बिकाऊ होते नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा मांगा गया था। इधर मन ही मन ग्लानि ग्रसित जयचंद अपनी जेब में कुलबुलाती उन लंबित मामलों की फहरिस्त जस्टिस गोपाल को देने की हिम्मत न जुटा पाए, जिनमें वे अपने चुनिंदा मुजरिमों को संदेह का लाभ अपनी अकस्मात अवकाश प्राप्ति से पहले नहीं दे पाए थे। अभी आप सुन रहे थे कहानी संदेह का लाभ। लेखक थे अजय जुगरान। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें अपने अगले कार्यक्रमों को और रोचक बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।